हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के लेक्चर में हम लोग ये स्टेशनरी वेव का क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ फॉर्मूले लिख दिए हैं। स्टेशनरी वेव चैप्टर में पहला जो फॉर्मूला है आपका, ये इक्वेशन है स्टेशनरी वेव का। ठीक है, ये स्टेशनरी वेव का जो आपका इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू ए कॉस 2 पाई x बाय लैम्डा और साइन 2 पाई एन टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ये दो इंडिविजुअल वेव्स का इक्वेशन ऐड करने के बाद आता है। ठीक है, इसमें समटाइम्स आपको प्रॉब्लम में इक्वेशन यहाँ पे जैसे आपका 2 पाई x बाय लैम्डा कॉस के साथ है और 2 पाई एन टी साइन के साथ है। समटाइम्स आपका 2 पाई x लैम्डा साइन के साथ हो सकता है और 2 पाई एन टी आपका कॉस के साथ। ऐसा इंटरचेंज हो सकता है, राइट? ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे ए क्या, ये जो आपका 2 a cos 2 पाई x लैम्डा या 2 a sin 2 पाई x लैम्डा, ये क्या है आपका वेरिएबल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टेशनरी वेव ड्रॉ की है। स्टेशनरी वेव, एक स्टेशनरी वेव मीन्स क्या होता है, टू लूप्स। ओके, एंड वन लूप क्या, वन लूप, टू लूप्स मतलब वन वेव, और वन वेव का लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ, दैट इज हमको पता है लैम्डा। और स्टेशनरी वेव में आपको पता रहेगा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं, और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, नोन, नोड। ओके, एक लूप में आपका कितना नोड होता है ध्यान में रखो। इन वन लूप आपका वन एंटी नोड होता है और दो नोड होता है। ठीक है, यदि आपके पास एन लूप्स दिए है तो आपका एंटी नोड एन होता है। मतलब आपका टू लूप्स दिए तो एंटी नोड दो होगा, और नोड्स कितना होगा, एन प्लस वन मतलब थ्री होगा। इस शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान में रखिए। स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं क्योंकि ये वेव मूव नहीं करती है। ठीक है, समझा सबको? नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट मैंने ये लिखा है फॉर नोड्स के लिए। आपको ये पता रहेगा जो आपका फेज डिफरेंस होता है और पाथ डिफरेंस रहता है, उसके बीच रिलेशन क्या है, ये वाला फॉर्मूला। डेल मतलब फेज डिफरेंस होता है, एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। ये हमने वेव मोशन में पढ़ा था। डेल इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एक्स होता है। 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है आपका, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये हमने वेव मोशन में भी पढ़ा है। आपका जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। फॉर नोट, पहले मैंने पाथ डिफरेंस लिखा है फॉर नोट्स एंड एंटी नोट्स। पाथ डिफरेंस क्या होता है आपका, लैम्डा बाय 4 3 5 लैम्डा। इसको शॉर्टकट में लिखना रहेगा जनरल फॉर्म में तो आप 2p-1 लिख सकते हो। जब भी आप यहाँ माइनस यहाँ पे रहेगा तो ध्यान में रखना आपका p1 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ये p0 से स्टार्ट होगा तब ये माइनस लैम्डा बाय 4 रहेगा। और आपको पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। ठीक है, यदि ये प्लस लिखा रहेगा तो आपका पी जीरो से स्टार्ट होगा। तो से जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखिए। यदि ये डिपेंड करता है आपका ये वैल्यू किधर से स्टार्ट है। जीरो रहेगा तो प्लस रहेगा, यदि पी स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे वन डालोगे तो आपको ये मिलेगा, टू डालोगे तो ये डालोगे, सिमिलरली यहाँ जीरो डालोगे तो आपको पहला। तो जनरल फॉर्मूला है फॉर पाथ डिफरेंस ऑफ नोड्स। फेज डिफरेंस क्या होता है नोड्स के लिए, क्या होता है, 0 पाई 2 पाई। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है आपका, पी पाए, यानी यहाँ पे पी स्टार्ट है आपका 0 1 2 3। और एंटी नोड आपका पाथ डिफरेंस क्या है, 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2। इसका इन जनरल फॉर्म क्या हो गया, p λ/2। और ये आप 0 1 2 3। और इधर नोड, एंटी नोड्स के लिए फेज डिफरेंस क्या है, लैम्डा π/2 3 π/2 5/2। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे लैम्डा है ना उसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, 1 लैम्डा मीन्स 2 पाई होता है, 2 पाई डालो, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। 1 लैम्डा मीन्स कितना बोला मैंने, 2 पाई। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली ये मिलेगा यहाँ पे। ये फेज डिफरेंस है एंटी नोड्स के लिए। ओके, ये ध्यान में रखिए आप। जनरल फॉर्मूला 2p-1 2p+1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है। ओके, फॉर नोड्स। ओके, यहाँ पे एक चीज उल्टा हो गया है। यहाँ पे आप लैम्डा, ये एंटी नोड्स, ये जो है आपका जो फेज डिफरेंस है एंटी नोड्स का है यहाँ पे, और ये वाला यहाँ का जो फेज डिफरेंस है ये नोड्स का, ये वाला। क्योंकि आप खुद देख लो ना, आपका यहाँ पे दी लैम्डा दिया आपने, 1 लैम्डा मीन्स व्हाट, एक वेवलेंथ का क्या फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई होता है। आप यहाँ लैम्डा 2 पाई डालोगे तो क्या आएगा, कट के पाई आएगा, जो कि ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो है फेज डिफरेंस किसका है, एंटी नोड्स का है, इंटरचेंज हो गया। और ये फेज डिफरेंस किसका है, नोड्स का। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, लैम्डा को फॉर्मूले में 2 पाई से रिप्लेस करो, आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल जो बना है, एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, डेल क्या है आपका फेज डिफरेंस है। जब भी आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 रहेगा, फेज डिफरेंस पाई होता है।
पाथ डिफरेंस लैम्डा रहेगा तो फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई। ये बेसिकली इस फॉर्मूले से ही है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, आपको फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी बताया बिटवीन टू नोड्स आपका डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाय 2, बिटवीन टू एंटी नोड डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा बाय 2, बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा बाय 4, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखिए, सब एमसीक्यू में आता है ऑप्शन में भी। माइनस प्लस पे कंफ्यूज करेगा तो वैल्यू ध्यान रखने का कि माइनस प्लस कब होता है। और यहाँ पे ये एंटी नोड्स नोड्स का फेज डिफरेंस इधर लिखा है मैंने, और ये एंटी नोड्स का फेज डिफरेंस ये साइड लिखा है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट था इन स्टेशनरी वो का प्रॉपर्टी है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डब्ली पीरियोडिसिटी है। डब्ली पीरियोडिसिटी का मतलब होता है पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। मतलब आफ्टर सेम स्पेस आपका सेम वेव रिपीट होगा और सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम वेव रिपीट होगा। डबल पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक इन स्पेस, मतलब आफ्टर सेम टाइम आफ्टर सेम पाथ और आफ्टर सेम वेवलेंथ सेम वेव रिपीट होगा। एंड पीरियोडिक इन टाइम मतलब आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम वेव रिपीट होता है, ठीक है। नोड्स को क्या बोलते हैं प्रेशर एंटी नोड बोलते हैं, एंटी नोड्स को प्रेशर नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल्स क्लोज रहेगा, जब पार्टिकल्स क्लोज रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा। एंटी नोड का मतलब ही होता है मैक्सिमम। सो प्रेशर मैक्सिमम एट नोड्स इसलिए प्रेशर एंटी नोड। एंटी नोड्स का मतलब क्या है पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एंटी नोड्स में पार्टिकल्स क्या रहते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये भी एक लूप बनाया है, ये एंटी नोड पार्टिकल्स क्या अवे है, पार्टिकल्स दूर रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा उस पॉइंट पे कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे प्रेशर नोड्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दोनों अलग होते हैं। नोड्स को प्रेशर एंटी नोड्स बोलते हैं, एंटी नोड्स को प्रेशर नोड्स बोलते हैं। फिर आपको हार्मोनिक ओवरटोन सिस्टम है। हार्मोनिक क्या होता है मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये मे भी प्रेजेंट हो सकता है मे नॉट बी प्रेजेंट, कंपलसरी नहीं है। यदि आपका एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देन 2n 3n, n इज योर फर्स्ट हार्मोनिक, 2n इज सेकंड हार्मोनिक, 3n इज थर्ड हार्मोनिक। ये मे भी प्रेजेंट हो सकता है मे नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है। ओवरटोन क्या है ऑल फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, ध्यान में रखना। सो आपके पास 3 वाइब्रेशन पढ़ने हैं आपको, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम के अंदर 2 चीज पढ़ना है, एक ओपन एंड पे एक क्लोज एंड पे, ठीक है। सो पहले वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ साइड, इसे यहाँ पे कौन सा आपका स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है, तो स्टेशनरी वेव के भी 2 टाइप होते हैं, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। सो यहाँ पे वाइब्रेशन स्ट्रिंग में ट्रांसफर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है, जिसका वेलोसिटी आपको फॉर्मूला है रूट टी बाय एम। टी आपका क्या टेंशन और लॉन्ग स्ट्रिंग है, एम क्या स्मॉल एम क्या मास पर यूनिट लेंथ, सब बच्चे इसको मास ले लेते हैं बट स्मॉल एम क्या मास पर यूनिट लेंथ, जिसको क्या बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। फिर आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप, ओपन एट वन एंड हो सकता है और जिसको क्लोज एट वन एंड बोलते हैं, और दूसरा केस रहता है ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। इसमें आपका कौन सा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया तीनों का, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट वन एंड और उसको क्लोज एट वन एंड भी बोल सकते हैं। सो इस सबका जो स्टार्टिंग का 3 डायग्राम आपको बुक में दिया वो ध्यान में रखो, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। मैंने यहाँ पे फर्स्ट मोड में एक वेव होता है, यहाँ पे 2 लूप्स हो जाता है, यहाँ पे 3 लूप्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मैंने एल इक्वल टू लेमडा बाय 2, जो भी वेवलेंथ के टर्म्स में एल इक्वल टू लेमडा 1, एल इक्वल टू 3 लेमडा बाय 2। ये नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है ये भी पूछता है। फॉर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के फर्स्ट मोड में कितना नंबर ऑफ एंटी नोड होता है, 1 होता है, 2 नोड होता है। फिर सेकेंड मोड में कितना एंटी नोड होता है, 2 एंटी नोड होता है, 3 नोड होता है। ये सब भी क्वेश्चन पूछते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है एन इक्वल टू 1/12 रूट टी बाय एन, ठीक है। और आपका कोई भी फिफ्थ ओवरटोन निकालना रहेगा, फिफ्थ ओवरटोन निकालना रहेगा इन जनरल, तो आपका फॉर्मूला क्या है एन पी इक्वल टू 2p प्लस 1 12, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2p प्लस 1 n, बिकॉज आपका n क्या है ये फॉर्मूला, n का फॉर्मूला क्या है 112 बाय रूट टी बाय एम, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये आपका पी ओवर टर्न था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ p प्लस 1 एन बी, क्योंकि आपका n क्या है ये है, ठीक है। सिमिलरली इन वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन बोथ एंड्स के लिए भी ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। आपका नंबर ऑफ नोड्स, एंटी नोड नंबर ऑफ नोड्स कितना है 2 है, एंटी नोड 1 है, नोड्स 2 है, ओके। नंबर ऑफ नोड्स कितना है यहाँ पे 3 नोड्स है, एंटी नोड्स 2 है,
ठीक है, जितना लूप रहता है उतना एंटी नोड होता है, और जितना लूप रहता है और नोड्स के लिए आपको नंबर ऑफ लूप्स प्लस वन करना है, जो कि फॉर्मूला हमने अभी स्टार्ट पहले ही देखा। सो ये लेंथ ध्यान में रखो क्या है। फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड में आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V0/12 होता है, और पिप्थ ओवरटोन के लिए फॉर्मूला क्या है, P+1N। और जनरली यहाँ पे भी ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है, इधर भी ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है। तो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, इस पे कम से कम आपके 100 एमसीक्यू ऐसे ही बन जाते हैं। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट वन एंड के लिए क्या है, ये सारे डायग्राम ध्यान में रखो, कितना नोड होता है, कितना एंटी नोड होता है। ठीक है, यहाँ पे नोड एंटी नोड का क्वांटिटी क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका +1, ये दोनों में सेम ही है। यहाँ पे भी दो नोड था फर्स्ट मोड में, यहाँ पे भी दो नोड था, एक एंटी नोड था, यहाँ पे भी एक एंटी नोड था। यहाँ पे कैसे कि फर्स्ट मोड बोला तो 1 1, सेकंड मोड बोला तो 2 2, थर्ड मोड बोला तो 3 3। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला के NC इक्वल टू V/4L, NC मीन्स क्लोज रेट। और यहाँ पे केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है, 2P+1 ओनली ऑड हार्मोनिक्स। और ऑड हार्मोनिक्स मतलब n प्रेजेंट रहेगा, 3n रहेगा, 5n रहेगा, 7n रहेगा, ऐसा ऐसा। और यहाँ पे कैसे n 2n 3n, सिमिलरली यहाँ पे भी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग में। सो ये आपका वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव, और ये दोनों में क्या होता है आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज आता है आपका रिलेशन दोनों का, ओपन एट वन एंड, ओपन एट बोथ एंड्स, और क्लोज एट वन एंड बोलो या ओपन एट वन एंड बोलो, सेम ही मतलब है। सो ये N0 क्या, ओपन एट बोथ एंड्स के लिए, NC क्या आपका पाइप ओपन एट वन एंड और पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, यदि एक साइड क्लोज है तो ऑब्वियसली दूसरा साइड ओपन रहेगा ना, दोनों वर्डिंग बोल सकती है इस केस में। तो दोनों के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, ओपन एट बोथ एंड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड और ओपन एट वन एंड। ठीक है, फिर आपका एक एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपका इफ जो आपका वेव है थोड़ा ऊपर फॉर्म होता है। ठीक है, क्लोज एट वन एंड के लिए केवल ई आता है, और ओपन एट वन एंड के लिए ई आता है, बोथ एंड के लिए क्या, क्योंकि उसकी दो ओपनिंग रहती है, 2 ई हो जाता है जो टोटल लेंथ है एयर कॉलम का। ठीक है, और यहाँ पे इन करेक्शन के लिए दिया आपके पास दो फ्रीक्वेंसी दी गई, दो मोड की। ठीक है, N2 N1 और L2 L1, जैसे दो मोड का लेंथ दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ ओपन एंड बोथ एंड के लिए आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे 2 ई होता है ना, ये 2 ई होता है तो ये 2 इधर आ जाता है नीचे। समझ आ गया, ऐसा है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। यहाँ पे एक ही ई रहता है इसलिए ही यहाँ पे 2 ई हो जाता है, जो 2 यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, ऐसा है। और आपका ई जो रहता है 0.3D डायमीटर ऑफ ट्यूब होता है। ये डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ध्यान में रखना। डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब ऑफ पाइप जो भी बोलो आप। ठीक है, और पाइप। फिर यदि आपको दो रेजोनेटिंग लेंथ ऐसे L1 L2 दिया रहेगा तो आपका ई का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या, L2 माइनस L3L1/2। L1 क्या होगा आपका, बेसिकली λ/4 प्लस ई होता है। L2 क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला मैंने बाजू में लिखा है दोनों रेजोनेटिंग लेंथ का। ये दोनों को आप माइनस करते हो तो आपको L2 माइनस L1 λ/2 मिलता है। आपका V क्या होता है, N लैम्डा। इस फॉर्मूले से आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, 2L2 माइनस L1। तो आपका वेलोसिटी इन करेक्शन, ये फॉर्मूले ध्यान में रखो। ठीक है, यदि आपको दो रेजोनेटिंग लेंथ ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहता है तो इन करेक्शन वेलोसिटी निकालने को बोलता है। आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, दोनों रेजोनेटिंग लेंथ के बीच का डिफरेंस λ/2 होता है। और आपको पता ही होगा रेजोनेंस क्या है, स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन मतलब जिसमें आप एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से आपका जो वाइब्रेशन कंटिन्यू करते हैं। यदि आपका वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी हो गया सो आपको रेजोनेंस मिलता है। दैट इज, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड जो है, इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, इससे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर आपका मेल्डिस एक्सपेरिमेंट है। मेल्डिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या रहता है, आपका ये एक्सपेरिमेंट किया रहेगा सोनोमीटर वायर, आपका एक वुडन बॉक्स पे ये वायर ऐसा लटकाया रहता है, यहाँ पे आप वेट डालते हो। ठीक है, और यहाँ से आप एक ट्यूनिंग फॉर्क रखा रहता है, और ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन की वजह से ये जो आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग है इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क रहता है, मोस्टली वो इलेक्ट्रिक ट्यूनिंग फॉर्क रहता है, और ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होता है। ओके, ट्यूनिंग फॉक्स हमने देखा ही होगा, ट्यूनिंग फॉक को दो ये सब प्रॉन्ग होता है, ये वाइब्रेट होता है तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग को ऐसे यहाँ पे लोड लगाया है, तो यहाँ पे एक पैन रखा है, कटोरी बोलते हैं जिसको। पैन का मास m0 है, और जो भी आप मास रखते हो 1 ग्राम 2 ग्राम, जैसे तराजू में रखते हैं ना, तो जो भी मास केप्ट रहता है उसको मैंने स्मॉल m लिखा है। m0 क्या है, मास ऑफ पैन, जो भी आपका कटोरी है उसका मास। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ट्यूनिंग फॉक
ट्यूनिक फॉर्क के वाइब्रेशन की वजह से स्ट्रेच स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एक ट्यूनिक फॉर्क रहता है और एक वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है। सो यदि ट्यूनिक फॉर्क को मैं पैरेलल पोजीशन में रखता हूँ तो जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिक फॉर्क है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अभी हमने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला देखा, एन क्या होता है 1/2L√T/m। यहाँ पे पी क्या रहता है, नंबर ऑफ लूप्स रहता है, ध्यान में रखना। सो पैरेलल पोजीशन ट्यूनिंग फॉर्क को रखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एन होता है, परपेंडिकुलर पोजीशन रखा तो एन इक्वल टू एन होता है, मतलब सेम होता है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, और ये फॉर्मूले में से ही आपको ये मिलता है TP² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी क्या है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, और पी क्या है नंबर ऑफ लूप्स। टेंशन आपका क्या रहेगा, टेंशन इक्वल टू क्या होगा, वेट होगा। तो वेट क्या है आपका, जो भी ये पैन में वेट रखा है आपका m0 + m मास इंटू जी ना। वेट क्या होता है, मास इंटू जी। मास क्या है आपका m0 है, मास ऑफ पेन है, और m क्या है, मास केप्ट इन पेन। जो भी आप 1 ग्राम 2 ग्राम वेट रखोगे ना इधर इधर राजू टाइप स्मॉल कटोरी में, वही आपका क्या स्मॉल m है, ठीक है। तो आप TP² कांस्टेंट है, आप यहाँ पे ये टी का वैल्यू डाल दोगे, जी तो कांस्टेंट ही है तो निकल ही जाएगा। तो ओवरऑल आप ये भी आप ऐसा कर सकते हैं m0 + m। m0 क्या है, मास ऑफ पेन है, m क्या है आपका, यदि प्रॉब्लम में दिया नहीं है मास ऑफ पेन तो आप 0 ले सकते हैं, और स्मॉल m क्या है आपका, मास केप्ट इन पैन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है मास केप्ट इन पैन, ठीक है। सो ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखिए, सब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ये लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो मैं पीछे भूल गया। आपका लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आया था। यहाँ पे स्मॉल m क्या रहता है, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियर मास डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होता है वो πr² रो। रो क्या है वहाँ पे, डेंसिटी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसको आप इधर पुट करोगे। सो ये सब डिफरेंट फॉर्म्स है। यहाँ पे टेंशन अपॉन फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं, टेंशन क्या है, फोर्स है ना, फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस क्या है आपका, टेंशन अपॉन πr²। फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, और आपका जो स्ट्रेस होता है वो आपका वाई, ये भी पड़ा रहेगा लास्ट। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इनटू वाई, और स्ट्रेन कैसा निकाला आपका, अल्फा। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और टी क्या है आपका, राइजिंग टेम्परेचर। ये आपने 11 में पढ़ा रहेगा, ध्यान में रखो। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टी क्या है आपका, टेम्परेचर राइज नॉट टाइम, रो क्या है आपका, डेंसिटी। सो ये डिफरेंट फॉर्म से ध्यान में रखो, आपको ऐसा आता है प्रॉब्लम में, ऑप्शन में दिया रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो आपका क्या क्या लॉज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। आपका ये थर्ड फॉर्मूला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो, ठीक है। तो इस सब फॉर्मूले से आपका जैसे फर्स्ट है तो आप n1 L1 इक्वल टू n2 L2 लिखोगे। इनवर्सली के लिए आप पर प्रोडक्ट करके लिखते हो ना, और डायरेक्टली के लिए कैसे आप ऐसा रूट करके लिखोगे, ठीक है। उतना आपको समझ गया रहेगा, ठीक है। थर्ड आपका कैसे आएगा, n1/√m1, ये आपके बुक में दिया हुआ है ऐसे। तो जब भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो आप रेशो करके लिखते हो, आपको 2 क्वांटिटी दिया रहता है, ठीक है। सो ऐसे ही सो ऑन आप लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी n1/r1 आएगा इक्वल टू n2/r2, ठीक है। फिर आपका एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, आपने जो भी एक्सपेरिमेंट वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का एयर में किया, यदि आप उसको वाटर में ले जाओगे दूसरे मीडियम पे तो उसका वाइब्रेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हाथ रहता है हम हवा में इजीली घुमा सकते हैं, और सेम वही हाथ यदि हम पानी में ले जाते हैं और हाथ घुमाने का ट्राई करते हैं तो हमारा उतना इजीली हाथ नहीं हिला सकते, राइट। सो आपका क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है। सो आपका n1 क्या है, फ्रीक्वेंसी इन एयर, n2 क्या है, फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम, जहाँ पे आपका डेंसिटी ऑफ ये आपका डेंसिटी 1 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, बेसिकली वाटर के लिए किया गया है इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है इसलिए 1 लिखा है। आपका ये सिग्मा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी, जो भी आपका वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है उसका मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी बोला मतलब वाइब्रेटिंग आपका स्ट्रिंग, ठीक है। आपका जो भी स्ट्रिंग को मैं लेके गया हूँ, रस्सी जो भी वाइब्रेट हो रही है उसको लेके गया हूँ, उसका आपका डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो आपका ये फॉर्मूला है, अब ध्यान में रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहता है, T1 टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इन एयर, T1 क्या टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इन एयर, और T2 क्या टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इन वाटर, और बेसिकली बॉडी
ध्यान में रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला ऐसे ही N2 के आपका न्यू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इन वाटर, और N1 आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इन एयर, ये दिया रहेगा आपको। ठीक है, सो फार हमने मोस्टली स्टेशनरी वेव के सारे फॉर्मूले कवर किए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज एमिस्टिसिटी पर्सपेक्टिव। मोस्टली मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही है इस चैप्टर से। ठीक है, सो ये फॉर्मूले, इसका आपको जो भी मैंने नोट्स लिखा है वो आपको व्हाइट बोर्ड का PDF फाइल मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये आपको कोई भी वर्डिंग नहीं समझ रही तो एक बार वीडियो देख लेना मैंने वर्डिंग क्या बोला है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।